हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक मैं आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर का बेसिक थ्योरी पार्ट जिसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़ा, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्टिंग से एंड तक मैंने आपको पढ़ा भी दिए, समझा भी दिए और रिवाइज भी करवाए थे। वो एक पार्ट था। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर। तो उसके लिए हम आते हैं अदर पॉइंट्स में। मैंने बीच में एक पैराग्राफ छोड़ा था अदर पॉइंट्स। अदर पॉइंट्स में आपको ध्यान से देखिए, कुछ पॉइंट मिलेंगे। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड्स। जब भी मैं आपको उस पूरे चैप्टर में इंटरेस्ट की बात कहूंगा तो इंटरेस्ट आपको हमेशा किस पे निकालना है? फेस वैल्यू पर। यानी सपोज 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each परचेज्ड एट द रेट 98। तो परचेज प्राइस 98 है, खरीदे 98 में है, लेकिन है तो 100 का नाम। तो कंपनी इंटरेस्ट किस पर देगी? 100 पर देगी आपको, 10% से ₹10। तो इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। एक बात, ठीक है। जब भी, चाहे वो परचेज पे कहूं, चाहे सेल्स पे कहूं, चाहे किसी भी, जब भी पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात आएगी तो आपको ये बात याद रखना है कि ऑलवेज इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट, ब्रोकरेज एंड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस मीन्स ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन वैल्यू यानी अगर आप ₹100 वाला डिबेंचर मार्केट में 98 में खरीदते हैं तो ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज 98 पे लेगा, क्योंकि उसने डीलिंग कितने की करवाई? 98 की। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के शेयर्स में अक्सर बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, डिबेंचर में इतना नहीं होता, लेकिन शेयर्स में जैसे रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर फेस वैल्यू का है, फेस वैल्यू इसकी कितनी है? सिर्फ ₹10 और मार्केट प्राइस कितनी? 1400। तो आप किसी ब्रोकर को फोन लगा के कहोगे कि मेरे लिए एक शेयर खरीद लो रिलायंस का, खरीद लिया उसने एक शेयर, तो वो ब्रोकरेज 10 पे लेगा कि 1400 पे? 1400 पे, क्योंकि उसने ट्रांजेक्शन कितना करवाया। ब्रोकर क्या होता है? मीडिएटर है बायर और सेलर के बीच का। तो उसने ट्रांजेक्शन कितना करवाया? 1400 का। हम मकान के बारे में अक्सर जानते हैं, मकान में दलाली के बारे में, कि आपको किसी ने मकान दिलवाया या आपने किसी को मकान बेचा, तो जो ब्रोकर रहता है वो मकान की वैल्यू पर आपको ब्रोकरेज देता है, यानी जितने का ट्रांजेक्शन करवाएगा उतने पे। तो ये एक्सपेंडिचर जितने भी कैलकुलेट करवाऊंगा मैं आपसे, चाहे वो स्टाम्प ड्यूटी कहूं, चाहे मैं ब्रोकरेज कहूंगा, ठीक है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम किस पर करेंगे? ट्रांजेक्शन वैल्यू पे। तो दो अलग अलग बात याद रखना आपको, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर और एक्सपेंसेस ट्रांजेक्शन वैल्यू पर। एक और बात लिखी हुई है वहीं पे, वेदर कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये प्राइस कम इंटरेस्ट हो तब भी आपको इसी पर निकालना है ब्रोकरेज, ये अगर एक्स इंटरेस्ट हो तब भी आपको इसी पर निकालना है ब्रोकरेज। तो सारे एक्सपेंडिचर इसी पे निकालना है। अब कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, उस पर आते हैं हम, ठीक है। फिलहाल जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू है, वेदर इट इज कम इंटरेस्ट और इट इज एक्स इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, एसटीटी एंड अदर एक्सपेंसेस कैलकुलेटेड ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये 2 IMP पॉइंट थे। तीसरा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन द प्राइस कोटेशन विल बी ट्रीटेड एज एक्स इंटरेस्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट स्क्रिप्ट एंड कम इंटरेस्ट इन केस ऑफ अदर स्क्रिप्ट। यानी अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आ रहा कि प्राइस कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, तो आप क्या अज्यूम करोगे? तो जनरल एजम्पशन है कि गवर्नमेंट स्क्रिप्ट यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप उसको क्या मान सकते हो? एक्स इंटरेस्ट, और अदर सिक्योरिटी में कम इंटरेस्ट, ठीक। ये जनरल है, हालांकि इसको बदल भी सकते हो आप, जो भी हो एग्जाम में एजम्पशन लिख देना, चलेगा। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं, कोई लॉ नहीं है इसके बारे में। चौथा है, इन केस ऑफ बोनस शेयर्स इश्यूड टू इन्वेस्टर इट विल इंक्रीज ओनली नंबर ऑफ शेयर्स। जब आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा 1400 का, अब मान लो थोड़े दिन के बाद ये एक शेयर है आपके पास, बोनस शेयर मिला आपको 1 पर 1, 1:1 के रेशियो में, तो एक बोनस, एक एग्जिस्टिंग शेयर है आपके पास,
एक एग्जिस्टिंग शेयर्स पर आपको एक बोनस शेयर और मिल गया। अब आपके पास कितने शेयर हो गए? 2। लेकिन ये तो जीरो वैल्यू पे मिलता है ना। कितने मिलता है? जीरो वैल्यू पे मिलता है। तो आपकी कॉस्ट 1400 ही रहेगी, लेकिन 1400 में आपके पास कितने शेयर हो जाएंगे? 2 शेयर। तो यहां पर बोनस शेयर की अलग से कोई एंट्री नहीं होती है। इन्वेस्टर को भी बोनस शेयर मिले तो कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कुछ रिसोर्सेज इन आउट हुआ? नहीं हुआ। इन्वेस्टर के बैठे बैठा शेयर बढ़ गए, बस कुछ ना लेना पड़ा ना देना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और आपने पढ़ा होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अकाउंटिंग में कि कोई चीज अगर मनी में मेजर ही नहीं है तो उसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। तो इन्वेस्टर विल इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स ओनली। क्या करेगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाएगा, अमाउंट नहीं। लेकिन बोनस शेयर की एंट्री कंपनी वाले क्या करते हैं? अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू बोनस एंड बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वो करते हैं क्योंकि उनको अपना रिजर्व कैपिटलाइज करना होता है, आपको कुछ नहीं करना। तो ध्यान रखना, आपका रोल इस बार इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर के आपसे सोचना, वहां मत चले जाना रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। यहां आप इन्वेस्टर हो, कंपनी ने क्या किया उसका मतलब नहीं, कंपनी ने आपको शेयर्स दिए, आप शेयर्स बढ़ा दो। ठीक है, ये 4 पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सबसे आईएमपी, ये कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का झंझट क्या होता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। कम इंटरेस्ट का सीधा सीधा मीनिंग है, कम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव है उसमें, और एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है उसमें। यानी जो भी प्राइस आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सपोज प्राइस 98 पर डिबेंचर दे रखी है, ठीक है, 98 पर डिबेंचर, सामने वाला आपसे 98 रुपए ले रहा है कम इंटरेस्ट बेसिस पे। कम इंटरेस्ट बेसिस पे ले रहा है, इसका मतलब ये कि वो इस 98 रुपए में 2 चीज ले रहा है आपसे। इसमें इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव यानी इंक्लूडेड, क्या है? क्यूमुलेटिव मींस इंक्लूडेड है। इसका मतलब इस 98 में थोड़ा पैसा वो इंटरेस्ट के नाम पर ले रहा है, मान लो 2 रुपए, और बाकी जो 96 रुपए वो आपसे ले रहा है वो सही मायने में इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले रहा है। मतलब सही मायने में डिबेंचर की वैल्यू 96 है, वो डिबेंचर बेच रहा है आपको, आप खरीद रहे हो तो 96 डिबेंचर के दे रहे हो आप, और 2 रुपए आप उसको किस बात दे रहे हो? इंटरेस्ट के दे रहे हो आप, इसलिए इसको बोलते हैं कम इंटरेस्ट। अब अलग अलग करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई ये रेवेन्यू नेचर का होता है और ये कैपिटल नेचर का होता है। ये असेट है, ये क्या है? असेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, और ये P&L अकाउंट में जाएगा। दोनों का नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, आपने अंतर समझा होगा। यही सेल्स का ट्रांजैक्शन होता। मैंने 98 के रेट से किसी को बेचा डिबेंचर, तो मैंने इस 98 में उससे 2 रुपए इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि कम था, इसमें इंक्लूड था, और 96 तो सही मायने में मैंने इन्वेस्टमेंट तो 96 में बेचे। कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ डिबेंचर इज 96 एंड इंटरेस्ट 2 रुपीज। तो ये 2 अलग था। अगर यही वर्ड एक्स इंटरेस्ट में लिखा होता, एक्स इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है, इसका मतलब ये कि इसमें इंटरेस्ट अलग से, ये 98 प्योरली इन्वेस्टमेंट यानी पूरा कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट अगर आपको 2 रुपए देना है, 3 रुपए देना है तो अलग से रहेगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग। तो एक्स और कम का बस इतना सा मीनिंग है, चाहे परचेस ट्रांजेक्शन समझाऊंगा चाहे सेल्स ट्रांजेक्शन, आपको इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग, बस। एक्सक्लूडिंग होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इंक्लूडिंग होगा तो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वरना आपकी एंट्री गलत हो जाएगी, प्रिंसिपल एरर हो जाएगी। अगर आपने कम इंटरेस्ट में पूरे 98 से एंट्री कर दी, पूरा 98 इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अगर आप ले गए तो प्रिंसिपल एरर है, ये पूरा कैपिटलाइज कर दिया आपने, जबकि इसमें इंटरेस्ट था, रेवेन्यू पार्ट, तो रेवेन्यू पार्ट अलग करना पड़ेगा, कैपिटल पार्ट अलग करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, वो समझ लेते हैं। तो आप लिखिए, तो आप समझते हैं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का झंझट। इन्वेस्टमेंट चैप्टर में आपको कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना मंगवाना, सिर्फ और सिर्फ 2-3 पॉइंट में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
लेकिन उस 2-3 पॉइंट में कैलकुलेशंस बहुत होते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, आप कहीं अपना सरप्लस पैसा लगाओगे तो परचेज करोगे और सेल करोगे, दो ही तो मेन ट्रांजेक्शन हो, परचेज एंड सेल। और तीसरा ज्यादा उस पर आपको इनकम अक्रूड होगी। तो ये 3 मेन ट्रांजेक्शन होते हैं, 3 ही मेन जर्नल एंट्री होती है, उसी से लेजर पोस्टिंग समझाऊंगा मैं। तो पहले आप ट्रांजेक्शन समझ लें, परचेज या सेल। क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, बार बार परचेज बार बार सेल देके वो बड़ा बना देते हैं क्वेश्चन, या हो सकता है एक परचेज सेल से भी कंसेप्ट पूछ सकते हैं। बात सेम है, आपको 10 बार भी परचेज सेल दे तो कंसेप्ट वही रहेगा। तो परचेज सेल में परचेज कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, पहले आप ये चेक कर लेना। सेल्स कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, ये चेक कर लेना। कम इंटरेस्ट का मतलब मैंने भी आपको समझाया, सिर्फ इतना सा कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे परचेज हो तब भी और चाहे सेल्स हो तब भी। लेकिन अगर एक्स इंटरेस्ट है मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, यानी ये जो प्राइस है, सपोज जैसे मैंने कहा 98 प्राइस है, तो इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, तो फिर हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं करें। ठीक है, देखो आप ध्यान से, यहां मैंने माइनस किया है और यहां मैंने माइनस नहीं किया। यहां मैंने माइनस किया है और यहां माइनस नहीं। इन दोनों जगह मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट सेपरेटली, इंटरेस्ट सेपरेट, यानी इंटरेस्ट आप अलग से करना, इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये अलग रहने देना, इंटरेस्ट अलग से करना। तो बस इतना सा फर्क है कम और एक्स का, बस कि इंटरेस्ट माइनस करना है या नहीं करना। और एक बात, परचेज जब आप करोगे तो परचेज प्राइस लिखना, जो भी हो, 98 हो, 102 हो, जो भी हो, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। सेल करोगे तब सेलिंग प्राइस लिख लेना। फिर एक्सपेंडिचर, ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी, एसटीटी, एनी अदर एक्सपेंडिचर एडेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, अकाउंटिंग 13 में बताया था। और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको आप कैपिटलाइज करोगे, मतलब उसको कॉस्ट में ऐड कर दोगे। ठीक है, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, 98 रुपए और 3 रुपए मान लो खर्चा लग गया आपका, स्टाम्प ड्यूटी और ये सब मिला के, तो ये डिबेंचर आपको कितने करा, 101। तो एक्सपेंडिचर तो ऐड होंगे। ठीक, इस केस में एक्सपेंडिचर माइनस क्यों होंगे? माइनस इसलिए होंगे कि सपोज आपने 98 में डिवेंचर बेचा, तो ब्रोकर क्या करेगा, अपने ब्रोकरेज काट के नेट कंसिडरेशन आपको देगा ना, तो वो अपने 3 रुपए कट करके और आपको देगा 95 ही देगा, तो नेट आपकी जेब में 95 ही है। तो इसलिए यहां पर नेट कंसिडरेशन चाहिए। तो बस यहां ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर इधर ऐड होते हैं, इधर लेस होते हैं, रीजन बता दिया। यहां तक आपको, तो ये यहां तक तो आपको हर क्वेश्चन में आना ही है। अब सिर्फ इतनी सा डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। कम इंटरेस्ट वर्ड लिखा है तो माइनस करना है, नहीं आए तो माइनस नहीं करना है। कम इंटरेस्ट आए तो माइनस करना है, नहीं आए तो नहीं करना। ठीक है, चाहे सेल्स का ट्रांजेक्शन हो तो भी माइनस करना है, परचेस का हो तो भी माइनस ही करना है, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव है, मतलब इंक्लूडेड। बराबर। लेकिन क्या इन दोनों केसेस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि नहीं, क्वेश्चन ये। तो यस, मैंने कहा इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेटेड। कैलकुलेट तो यहां पर भी करना है, इसका मतलब कैलकुलेट तो आप देखो यहां भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। तो इवन इफ परचेज और सेल, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड। तो जो चीज हमेशा होना उसको क्या याद रखना, इसलिए उसको कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, तो परचेज हो, सेल्स ट्रांजेक्शन हो, कम इंटरेस्ट हो, एक्स इंटरेस्ट हो, हर केस में इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें इंटरेस्ट नहीं करना और इसमें करना, ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट तो हमेशा करना है, बस फर्क तो इतना सा कि इसमें इंटरेस्ट माइनस करना है, इसमें माइनस नहीं करना। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें, क्वेश्चन ये। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ये इजीली मिल जाएगा, क्वेश्चन में दिया होगा, ये इजीली मिल जाएगा क्वेश्चन में। एक्सपेंसेस दिए होंगे तो ही लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। एक्सपेंडिचर डायरेक्ट अमाउंट में दे सकते हैं, 100 रुपए हुए, 200 रुपए हुए, या हो सकता है परसेंट वाइज देते हैं, 2%, 3%। तो मैंने बताया 2% किस पे अप्लाई करोगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू पे, फेस वैल्यू पर नहीं।
लेकिन इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करूंगा तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करूंगा, फेस वैल्यू पे, ये भी बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, क्लियर है बात इस तरीके की। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगी। अब इंटरेस्ट के बारे में हम समझते हैं। नीचे एक लाइन लिख लो पहले तो आप, जो मैं बोल रहा हूं वो ये कि इन ऑल द अबव केसेस, in all the above cases, interest is calculated from previous due date to the date of purchase or sale। ये लाइन आप लिख के रख लें, पढ़ लें 4 बार, हर क्वेश्चन में हर जगह एक ही चीज काम आएगी आपको, और वही लाइन। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं how to calculate interest in case of purchase transaction, in case of sales transaction and due date। बस ये समझ लो, इसमें कैलकुलेशन की ही मिस्टेक बच्चों से होती है, तो इसको जरा संभल के। इंटरेस्ट आपने हमेशा पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू टी। तो इंटरेस्ट में 3 एलिमेंट मेन होते हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा इसमें क्या रहेगा, फेस वैल्यू, जितने डिबेंचर आपके पास है उसकी फेस वैल्यू, इंटू रेट क्वेश्चन में लिखी होगी, और इनटू मंथ काउंट आपको करना है। तो मंथ कैसे काउंट करना है वो मैं आपको समझाता हूं। अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, 6 महीने का। सपोज मान लेते हैं हम कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ठीक है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी आपको 2 बार इंटरेस्ट देती है। 2 बार इंटरेस्ट कैसे देती है, तो एक बार तो वो इंटरेस्ट देती है सपोज 31 मार्च को, ये ड्यू डेट मान लेते हैं, ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक इससे पहले 6 महीने पीछे चलते हैं, तो यहां पर सितंबर 30 सितंबर 2019 ये ड्यू डेट है। तो अक्सर कंपनी में ऐसे ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। ये लगभग सभी क्वेश्चन में होगा, और अधिकांश जगह ऐसे होता है। ईयरली नहीं होता है, होगा तो ईयरली करेंगे, ईयरली तो और इजी हो जाएंगे, साल में एक बार इंटरेस्ट। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि 2 डेट रहेगी, फाइनेंशियल ईयर वाली भी हो सकती है, सितंबर 6 महीने, फिर मार्च। कैलेंडर ईयर के हिसाब से जून 6 महीने होते हैं, और दिसंबर, ऐसा भी हो सकता है। दोनों के तरह के क्वेश्चन रखे मैंने, दोनों समझाता हूं मैं आपको। फिलहाल इस तरह के क्वेश्चन मान लो मेरे पास यहां पर कोई डिबेंचर नहीं थे, सपोज यहां पर कोई डिबेंचर नहीं थे, 0। अभी स्टार्टिंग क्वेश्चन में ऐसा ले रहा हूं, ओपनिंग में भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिंपल कि अगर मान लो आपके पास कोई डिबेंचर नहीं थी, फर्स्ट टाइम, पहली बार आपने डिबेंचर परचेज ही यहां की, यहां परचेज किए, ये डेट हम मान लेते हैं 1 जुलाई 19 को आपने परचेज किए, ठीक है। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट 98, कितने के रेट से, 98 के रेट से, और 1000 डिबेंचर्स परचेज किया आपने, 1000 डिबेंचर परचेज किए, 1000 डिबेंचर्स 10%, 100 ईच एट द रेट 98। तो मैंने आपको अभी हर फॉर्मेट लिखवाया, उसमें आप ध्यान से देखें तो क्या लिखवाया मैंने। नंबर 1 आपको परचेज प्राइस लिखना है, तो प्राइस क्या है, 98 इंटू 1000, तो 98,000 आपकी परचेज प्राइस हो गई। फिर मैंने आपको उसमें क्या कहा कि आप उसमें ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी या एसटीटी एक्सेट्रा खर्चे जोड़ देना। मान लो उसमें एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं 1%, तो 1% किसका, 1% ट्रांजैक्शन वैल्यू का या फेस वैल्यू का, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1%, एक्सपेंडिचर ऑलवेज ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो 980 रुपए और जोड़ देता, तो 98,980 ये कैपिटलाइज हो गए। तो यानी एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज कैपिटलाइज, ये हो गए। अब सपोज ये ट्रांजैक्शन कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है, क्या मान लेता हूं मैं इसको, कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है। तो मैंने आपको ये कहा कि कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन में आपको इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्राइस में इंटरेस्ट एलिमेंट इंक्लूड है, क्यूमुलेटिव है।
तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी नेट प्राइस आएगी और तब जाके आप उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो एंट्री में बाद में करूंगा, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना, तो एक लाइन लिखवाई मैंने आपको उसके लिए। क्या लिखवाई, आप ढंग से पढ़ लो उस लाइन को। तो इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज और सेल। तो सेल में भी ऐसे ही, परचेज में भी ऐसे ही, कम इंटरेस्ट में भी ऐसे ही, एक्स इंटरेस्ट में भी ऐसे ही। अगर ये ट्रांजेक्शन एक्स इंटरेस्ट होगा तो भी मैं ऐसा ही करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होगा लास्ट ड्यू डेट से। पिछली ड्यू डेट क्या रही होगी, पिछली ड्यू डेट क्या रही होगी, लास्ट ईयर 31 मार्च 19 को इंटरेस्ट का हिसाब हो चुका होगा, ये लास्ट ड्यू डेट। वहां तक का इंटरेस्ट पेमेंट कर चुकी कंपनी, तो जिसको जाना था चला गया, खत्म। अब उसके बाद वहां से लेके यहां तक का, अब अगली बार इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कब मिलेगा यहां? क्या कंपनी बार बार बीच बीच में इंटरेस्ट देगी? क्या जुलाई में तुमने ट्रांजेक्शन बदल लिया, एक्स ने वाई को भेज दिया, फिर मान लो अगस्त में वाई जेड को भेज दे, फिर आगे जेड ए को भेज दे, तो क्या कंपनी इन 6 महीनों में 6 ट्रांजेक्शन हो तो क्या 6 बार इंटरेस्ट देगी? और मान लो 600 बार ट्रांजेक्शन होंगे तो क्या 600 बार इंटरेस्ट देगी कि 2 दिन का इसको दे, 4 दिन का इसको दे, 5 दिन का इसको दे? कंपनियां इतनी मेहनत नहीं करती है। कंपनी में रूल फिक्स रहता है कि ड्यू डेट पर जो कंपनी की लिस्ट में होल्डर, डिबेंचर होल्डर की लिस्ट में इंक्लूड रहेगा, उसको कंपनी 6 महीने का चेक पहुंचा देगी। तो कंपनी की लिस्ट में किसका नाम होगा, हमारा कि उस व्यक्ति का? उस व्यक्ति को हम मान लेते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने हम भेज दिया वाई को, तो पहले डिबेंचर एक्स के पास था, अब किसके पास है, वाई के पास, मेरे पास है। तो मुझे 6 महीने का चेक मिलेगा। जबकि आप ध्यान से देखो, यहां जब 6 महीने का चेक आपको मिलेगा तो क्या 6 महीने का आपका इंटरेस्ट बनता है? ध्यान से देखो, अप्रैल में उसके पास थे, मई में उसके पास थे, जून में उसके पास थे, 3 महीने उसने होल्ड किए, और फिर जुलाई में आपने खरीदे, जुलाई अगस्त सितंबर में आपके पास है, तो कायदे से इंटरेस्ट के हिस्से होना चाहिए ना। 3 महीने का इंटरेस्ट उसको जाना चाहिए, 3 महीने का आपको जाना चाहिए, है ना? सही बात। लेकिन क्या आप इतने ईमानदार हैं कि जब आपके पास 6 महीने का चेक आएगा तो आप उसमें से 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल के उसको देके आएंगे? नहीं। तो वो भी इतना समझदार है, उसको पता था कि ये सामने वाला मुझे इंटरेस्ट देने आया ना देने आया, क्या पता। तो उसने क्या करा, आपसे जब डीलिंग की तभी तय कर लिया कि भाई ये 98 रुपीज जो मैं ले रहा हूं वो इंटरेस्ट सहित ले रहा हूं तुमसे, या ये 98 जो मैं ले रहा हूं ये एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अलग से देना मुझे। तो पहले ही ले लेता वो पैसे आपसे, तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट पहले ही चुका देना है, ठीक है? इसलिए हमेशा इंटरेस्ट कहां से कहां कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ परचेज। हमेशा एक ही रूल याद रखोगे, मंथ काउंट करना बहुत इजी है, आगे नहीं पीछे, पिछली ड्यू डेट से लेके जो भी डेट तुम्हारी हो बस उस पर काउंट कर देना, इतनी सी बात है। तो अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का इंटरेस्ट, 3 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं 3/12। मंथ सबसे इंपॉर्टेंट थे, परसेंट क्वेश्चन में एक ही लिखे होंगे कोई से भी, और इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट होता है किसमें, फेस वैल्यू पर। इन 1000 डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी, 1 लाख रुपए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका 1 लाख पर 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, यानी 2500 रुपए, 2500 रुपीज, 2500 रुपीज, यानी 96,480। तो आपने जो उसको प्राइस दी 98,000 प्लस ब्रोकरेज वगैरह, उसमें से रेवेन्यू नेचर हो गया ये और कैपिटल नेचर ये हो गया। अलग अलग करना जरूरी था, क्योंकि जब मैं एंट्री बताऊंगा आपको क्या होगी एंट्री, और सभी क्वेश्चन में एक ही एंट्री बार बार, कंफ्यूजन सिर्फ कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन ढंग से करो, एंट्री सब में एक ही होगी। इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक, पैसा देते हैं। लेकिन हमने उसको पैसा कितना दिया टोटल मिला के, 98,980।
लेकिन उसमें से मुझे कैपिटलाइज कितना करना चाहिए, 96,480, और बाकी जो मैंने दिया उसको वो किसके नाम से दिया मैंने, वो 2,500 इंटरेस्ट के नाम से। तो ये एंट्री होगी, हमेशा एक ही एंट्री होगी, ध्यान रखना परचेज। क्लियर है बात? तो कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट तो किया लेकिन एक्सक्लूड करा मैंने उसको, माइनस करके लिखा। अब यही केस एक्स इंटरेस्ट होता तो क्या फर्क पड़ता, इतना सा फर्क पड़ता। अगर ये एक्स इंटरेस्ट होता तो मैं सेम 98, अगर ये एक्स इंटरेस्ट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, एक्स इंटरेस्ट, तो ये 98 लिखता, यही ब्रोकरेज लिखता, यही आता, बस इसको अंडरलाइन कर देता, माइनस नहीं करता। इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट तो फिर भी कैलकुलेट करना पड़ता और सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करते। तो एक्सक्लूडिंग होता तो ये एक्सक्लूड अलग अलग है, यानी इसमें इंक्लूड नहीं, बट कैलकुलेट तो करना है। और एंट्री में क्या फर्क आता, तो एंट्री में सीधा सीधा फर्क आता कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट के नाम पर ही दिया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू तो अलग से था आपके पास, एक्सक्लूडिंग था, ये एक्सक्लूडिंग था, तो ये अलग अलग कर दिया और अब यहां पे फिगर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आई बात? ये है कंसेप्ट। यही सेल ट्रांजैक्शन होता, उल्टा कर लेते हैं अपन, यही सेल ट्रांजैक्शन होता तो क्या होता, मेरे पास कोई डिबेंचर्स थे पुराने, 1000 डिबेंचर्स थे, वो 1000 डिबेंचर्स मैंने 1 जुलाई को बेच दी, 98 एक्स इंटरेस्ट बेच दिए तो सेलिंग प्राइस क्या, 98 इंटू 1000, 98,000, उस पर ब्रोकरेज दी, तो एक फर्क तो यहां आएगा, एक फर्क तो यहां आएगा कि ब्रोकरेज माइनस होगी इस बार आपको 980 रुपए, तो ये बचे आपके 97,020, और एक्स इंटरेस्ट से इसका मतलब इस प्राइस में इंटरेस्ट एक्सक्लूड है, तो ऑलरेडी एक्सक्लूड है, और वापस से माइनस क्यों करोगे आप, तो इसको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करूंगा। वापस वही सेम तरीका, फेस वैल्यू ली, परसेंट लिए, और मंथ कैसे लिए, फ्रॉम लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ सेल, यानी मैंने 3 महीने मैंने रखा इसको, अप्रैल मई जून मेरे पास था, तो मैंने सामने वाले से उसी वक्त, भरोसा नहीं मुझे फ्यूचर में वो दे ना दे, तो मैंने उसी वक्त उससे बोला कि तुम 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे अभी दे दो, आज 1 जुलाई को ले लिया मैंने उससे, तो डिबेंचर का पैसा अलग से ले लिया, इंटरेस्ट का अलग से ले लिया पैसा, बाद में उसको 6 महीने का चेक आया, पूरा 6 महीने का चेक वो रख ले, लेकिन 3 महीने का मैंने अभी से ले लिया। यही ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट होता, अगर मान लो यही ट्रांजेक्शन कम इंटरेस्ट होता, कम इंटरेस्ट सेल, तो यहां कोई फर्क आता नहीं, यहां कोई फर्क आता नहीं, ये भी एज इट इज रहता है, लेकिन कम इंटरेस्ट में इस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको यहां से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता, और जो नेट प्राइस आती, नेट प्राइस कितनी आती है आपकी 2, 5, नेट प्राइस आपको 97,020 माइनस 2,500, नेट प्राइस आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखना पड़ती। क्लियर है? तो कम और एक्स का इंटरेस्ट समझाना चाहता हूं, बाकी तो प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन अपने पास बहुत बार समझ में आएगा, एक मौका नहीं बहुत मौके दूंगा। एक परचेज की एंट्री हमेशा ही होगी, ऑलवेज, एक्स इंटरेस्ट हो तो भी इंटरेस्ट होगी, कम इंटरेस्ट होगी तो भी एंट्री होगी, एंट्री हमेशा सेम होगी। ऐसी सेल की भी एक ही एंट्री लिख के रख लो आप, सेल की क्या एंट्री होगी, जब आप सेल करोगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सामने वाले से आपने कितने लिए 97,020 लिए, लेकिन क्या वो पूरे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिए, नहीं, आपने उसमें से 94,520 इन्वेस्टमेंट के लिए, बाकी 2,500 रुपए तो आपने इंटरेस्ट के लिए हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर का अलग हो गया, कैपिटल रिसिप्ट अलग हो गई, ये असेट भी की है और ये रेवेन्यू इनकम आई, तो आपको बाइफरकेट करना जरूरी था। तो कम इंटरेस्ट था इसलिए ये अलग लिखा मैंने, इसी में से इसको अलग अलग कर दिया। और अगर ये एक्स इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन होता तो क्या करते फिर, एंट्री तो वही होती, एंट्री वही होती, बस एक्स इंटरेस्ट में क्या होता, हम ये अलग से रखते और इंटरेस्ट अलग से रखते, फर्क ये रहता।
कि हमने इन्वेस्टमेंट के नाम पे इतने लिए, ये पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंटरेस्ट हमने अलग से लिया, तो टोटल मिलाकर, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग था, तो अब हमारा टोटल मिला के अमाउंट जो है ये हो जाएगा। तो एंट्री तो सेम रहेगी ना, बिल्कुल। ये समझ लीजिए आप कि ये अगर आपने 4 ट्रांजेक्शन समझ ली मेरे, 4 भी नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा 2, एक परचेज की एंट्री और एक सेल की एंट्री। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई आपको तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, बहुत इजी चैप्टर हो जाएगा ये। और कम और एक्स में उलझने की जरूरत नहीं, इतनी सी बात बताई मैंने आपको कि आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करके लिखेंगे या माइनस करा हुआ है, बस इतना सा। और तीसरी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है तो उसमें मैंने आपको उलझाया नहीं, बिल्कुल सिंपल एक ही शब्द में मैंने सारे पॉइंट बता दिए, सारे केस एक ही तरीका, लास्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ सेल, बस ये तरीका रहेगा। चलिए तीसरी एंट्री आती है ड्यू डेट पर। अब ड्यू डेट पर आपके पास, ड्यू डेट पर इंटरेस्ट कैसे निकालना, ड्यू डेट पर सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, सेल परचेस कहां हुआ, ट्रांजेक्शन सिर्फ किस बात का, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का चेक आएगा, तो इंटरेस्ट का अगर चेक आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये होगी। कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इसमें मंथ हमेशा 6 ही लेना है आपको, फिक्स है, क्योंकि बीच का जो भी लफड़ा होगा वो परचेज या सेल के टाइम निपट चुका होगा। आपको ऑलवेज सोचना ही नहीं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई एक्सेप्शन भी नहीं, आपको ऑलवेज 6 महीने का ही लेना है। फेस वैल्यू लोगे आप जो भी होगी, और परसेंट तो क्वेश्चन में दिए होंगे 10, 12 जो भी होंगे, तो यहां का इंटरेस्ट बड़ा इजीली कैलकुलेट होगा। इस दिन मेरे पास जितने डिवेंचर होंगे उतने का इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो 1000 डिवेंचर थे, उसमें से मान लो मैंने 500 बेच दिए होते, 500 बेच दिए होते, तभी यहां कितने बचते, 500, तो 500 पे इंटरेस्ट निकलता मेरा। अगर 1000 में से पूरा 1000 बेच दिए तो इंटरेस्ट 0। 1000 में से मान लो मैंने सिर्फ 250 डिवेंचर ही बेचे थे, तो अभी मेरे पास कितने बचे, 750। तो 750 डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी होती, 75,000। 75,000 का 10% 6 महीने फिक्स है। ऐसे ही इस ड्यू डेट पे भी होगा सेम। अगर इस बीच आपने कुछ खरीदा बेचा नहीं है तो वही 75,000 पे यहां पे मिल जाएगा। और मान लो इनमें से फिर आपने बेच दिए 200 डिवेंचर, फिर बेच दिए, तो अब आपके पास बचे 550। तो 550 यानी 55,000 रुपए पर आप 10% से 6 महीने का कैलकुलेशन कर लेंगे। ये ओवरऑल कंसेप्ट होता है। तो 3 एंट्री आप लिख के रख ले। परचेज की एंट्री मैंने लिखवाई आपको, सेल्स की मैंने लिखवाई आपको, और इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट, ये 3 एंट्री। बस इन 3 एंट्री से ही पूरा चैप्टर चलता रहेगा। बार बार मैं आपको यही समझाऊंगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो एक बार आप स्क्रीन पर देख लें, और अपनी कॉपी में इस फॉर्मेट को भी लिखकर रख लें। इस फॉर्मेट को मैं समझाता हूं बाद में, पहले आपको मैं एक बार वर्किंग नोट बनाकर बता देता हूं। इन सारे क्वेश्चन में अकाउंटिंग तो इजी रहेगी, वर्किंग नोट खास रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वही होंगे, और वो कैलकुलेशन अगर सही होंगे आपके तो आप सही जगह जाके लिख दोगे। ठीक है, फॉर्मेट में आप देखोगे तो आपको 3 कॉलम नजर आ रहे होंगे डेबिट और क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में 3 कॉलम में, एक में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स, या फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स या फेस वैल्यू, क्वांटिटी वाला कॉलम एक तरीके से समझ लीजिए। फिर सेकंड नंबर कॉलम और थर्ड, ये काम के सेकंड नंबर कॉलम में आपको इंटरेस्ट नजर आएगा, दोनों साइड देखो ध्यान से। और थर्ड नंबर कॉलम में आपको मेन अमाउंट यानी कैपिटल नेचर। तो ये 2 अकाउंट बना रहा हूं मैं एक तरीके से। जैसे आपने डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ी होगी, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट भी बनता था, बैंक कॉलम भी था, और डिस्काउंट का। तो 3 कॉलम का मतलब क्या था, वो 3 अकाउंट थे, एक डिस्काउंट अकाउंट था, एक कैश अकाउंट था, एक बैंक अकाउंट था। ऐसे यहां पर भी, यहां पर 3 कॉलम में से एक कॉलम तो क्वांटिटी का है, और अगले 2 कॉलम है, उसमें से एक इंटरेस्ट का कॉलम है और एक अमाउंट कैपिटल का। यानी एक इंटरेस्ट अकाउंट है, और जो कैपिटल वाला कॉलम है अमाउंट वाला, वो मेन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, वो कैपिटल नेचर का है। तो कैपिटल नेचर के आइटम आप उस थर्ड कॉलम में लिखोगे जहां अमाउंट लिखा है, और सेकंड नंबर वाले में आप लिखोगे
इंटरेस्ट है रेवेन्यू नेचर की, तो ये अलग अलग करना हर एक में जरूरी है। बाकी वही सब है डेट पर्टिकुलर्स वगैरह। तो अब इसके लिए हमें हर एंट्री में इंटरेस्ट अलग करना है और कैपिटल नेचर का अलग करना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, आप अभी ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में लिख के रख लें, प्लस मैंने जो अब तक समझाया है उससे रिवाइज करके रख लें। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूं, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन है, दोनों वीडियो मिलके ज्यादा बड़े हो जाएंगे, इसलिए आप पहले यहां तक का रिवाइज करके रख लें। जो जो मैंने समझाया है एक बार वापस से रिवाइज करें, आप वीडियो को डबल देखा करो, उससे आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगी, यहीं के हैंड टू हैंड रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए।